Hello students, in our previous lecture we have discussed about present indefinite tense and now this is the turn of negative sentences. Present indefinite tense में आप उसके affirmative sentences के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला उसका रूल मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे आज। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होती है, सबसे पहले आपको ये बता दूं, नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक। सबसे पहले हमने पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि थे सकारात्मक वाक्य। उसके बाद में बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की जो कि है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब जो कि नेगेटिव है, जहां पे हम नॉट का प्रयोग करते हैं, जहां पे नहीं का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो उसके लिए हमें एक रूल अप्लाई करना होगा। वो रूल क्या होगा वो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम सेंटेंस को बनाएंगे वी विल यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। दैट्स वाई आपको बताती हूँ कि वी यूज डू विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड वी यूज डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब डू का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन के साथ में और डज का प्रयोग हम करते हैं एक वचन के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। डू और डज लगाने के बाद में वी विल यूज नॉट, नॉट के बाद में प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एस या ई एस इन द मेन वर्ब। व्हाई? क्योंकि हमारे पास जो डज है, डज में ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है, यू कैन सी, क्योंकि डज में ऑलरेडी ई एस लग गया है। अब हमें मेन वर्ब में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मीन्स एक वचन होगा, तब वहां पे हमें ई एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ठीक है, इस रूल को अप्लाई करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि राम डज नॉट टेल अ लाई। अब राम जो सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या तो सब्जेक्ट है, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि राम जो है वो एक वचन करता है। क्योंकि राम एक वचन करता है, इसके साथ में हम यूज कर रहे हैं डज नॉट का। डज नॉट का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम हमारा एक वचन करता है और राम यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हमारे डज आ गई प्लस नॉट प्लस हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। राम डज नॉट टेल अ लाई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट का एक एग्जांपल आपके सामने है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है ये है प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो दे है, दे इज अ थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। दे जो है हमारा वो थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। हम सभी जानते हैं दे का अर्थ होता है वे यानी कि एक से ज्यादा लोग। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हुआ, बहुवचन हुआ। उसके साथ जो हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब का आप प्रयोग करेंगे, वो हमारी होगी प्लूरल यानी कि डू। प्लूरल वर्ब हमारी यूज होगी तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू। दे डू नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब सकारात्मक वाक्य आपने पढ़ लिए, नकारात्मक वाक्यों के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। और सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के बाद में जो नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस आते हैं वो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द रूल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके जो चीज है वो आगे आने वाले सभी टेंसेस में बहुत काम आने वाली है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं।
आपको हिंदी में मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, बिकॉज माई पर्पज इज टू मेक यू क्लियर इन द सब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्यों में जो दो प्रकार हैं, उसमें पहला हमारा प्रकार आप जानते हैं कौन सा होगा। देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो। यानी कि जो हमारा क्या शब्द है वो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, बिल्कुल शुरुआत में ही आ जाता है। इसका मतलब ये वो सेंटेंस है जो कि हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, जिसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अर्थात इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनका जो उत्तर है वो हम यस या नो में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला प्रकार जिसमें क्या हमारा शुरुआत में ही आ जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रकार है वो है WH वर्ड वाले सेंटेंस। अब WH वर्ड मतलब कि WH वर्ड कौन से होते हैं? WH वर्ड वो शब्द होते हैं जो कि प्रश्नवाचक शब्द कहे जाते हैं, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब WH फैमिली कौन सी होती है? जैसे कि व्हाट, वेयर, whom, हाउ, हु, ये जो आपके सारे वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं, ये WH वर्ड्स कहे जाते हैं। ये शब्द वो होते हैं जो किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं प्रश्न को पूछने के लिए, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्यों रोते हो। इसका मतलब ये वो शब्द हैं जिसे हम किसी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है उन सेंटेंसेस की जिनकी जो शुरुआत है जो कि किससे शुरू होते हैं? क्या से। मैंने अपने नोट्स में आपको बताया भी है, सेंटेंसेस स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। कौन से सेंटेंस? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब कि जिनमें शुरुआत में क्या आ जाता है, उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? देखिए आपके सामने है, सबसे पहले आप लगाएंगे डू या डज। अब आप जानते ही हैं वी विल यूज डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन वी विल यूज डज, और उसी प्रकार से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा देन वी विल यूज डू। ठीक है, डू या डज जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, करता होगा, उसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में हमेशा ही हर टेंस में सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम डू और डज के साथ में नॉट नहीं लगाते। पहले डू या डज आ जाएगा आपका, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, then main verb की first form, then object or others, and at last but not the least question mark, the mark of interrogation। आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने जो हैं उसमें आपको इंटेरोगेशन मार्क नहीं भूलना है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है प्रश्नवाचक वाक्यों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? ऑब्वियसली सभी लोग करते हैं, बट दिस इज एन एग्जाम्पल। तो डू यू बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमने अपना रूल जो है यूज किया है वो डू यानी कि आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने डू का प्रयोग किया। इसके बाद में बिलीव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आ गई और इसके बाद में आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए हमने डू यू बिलीव इन गॉड एंड क्वेश्चन मार्क इस तरीके से अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लिया है। ठीक है, आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनमें कि क्या जो है वो बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के आ जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस the next type is WH word sentences। अब WH word sentence बनाने के लिए हमें कोई नया रूल अप्लाई नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अभी तक हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो रूल अप्लाई किया है
उसी रूल के जस्ट बिफोर, जस्ट पहले आपको केवल वो WH वर्ड लगा देना है। मतलब कि जो भी आपका सेंटेंस है, उसमें जो भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, उस प्रश्नवाचक शब्द को आप अपनी हेल्पिंग वर्ब से पहले प्लस कर देंगे, उसके आगे लगा देंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, यू कैन सी। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, WH वर्ड, यानी कि वो प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन वी विल यूज डज, प्लूरल होगा तो डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपको नहीं भूलना है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल के थ्रू आप और देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो हिंदी में अगर इसे कहें तो तुम कहाँ जाते हो। अब यहाँ पे वेयर जो है हमारा, वो कैसा शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि क्वेश्चन वाला पूछने वाला एक शब्द है। इसके बाद में मैंने जो लगाया है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपने यूज किया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें WH वर्ड वाले सेंटेंस किस प्रकार से बनाने हैं, और ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है, केवल आपको समझना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, अगर आप कोई सा भी टेंस का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किसी भी एक टेंस को क्लियरली समझ लेते हैं, तो आपको सारे टेंसेस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो हमें रूल अप्लाई करना है, सब में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, लेकिन फॉर्मूला यही रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो यही रहना है। ठीक है, तो आपको ये अगर मालूम पड़ गया कि कहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कहाँ हमें नॉट लगाना है, कहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर ये बात आपको क्लियर है तो हेल्पिंग वर्ब माइंड में रखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बिकॉज ग्रामर जो है ये आपको रटने वाली चीज नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, बिकॉज वी यूज फॉर्मूला इन इट। That's why I will just suggest you to understand the concept, not to learn it. Just understand it. Okay? Fine? अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स ही मैंने लिख रखे हैं इसी तरह के सेंटेंसेस के, यू कैन सी एंड मेक इट क्लियर। और इसके बाद में आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो टेंसेस आएंगे वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएंगे। मीन्स आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा इंग्लिश में ही, मान लीजिए आपको दे दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दी जाएगी चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। मीन्स आपको जो भी चेंजेस करने हैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही करने हैं। और इस सेंटेंस को करने के बाद में, इसको पढ़ने के बाद में मैं आपको एक इसके एक्सरसाइज भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, और एक अनसॉल्व एक्सरसाइज और दूंगी आपको, और एक ऐसी एक्सरसाइज दूंगी जो कि मेरी पूरी सॉल्व करी हुई होगी।